हम जीत नहीं सकते तो कुछ पार्टी को हरा सकते, ये हमारे पास क्षमता रहा। अगर मैं नहीं आता 2020 में तो बिहार में एनडीए का सरकार नहीं बनती। जो किसी ने नहीं किया तो 77 साल में वो मोदी जी किए हैं। नमस्कार, मैं आपके साथ विभा उपाध्याय और आज हमारे साथ इस पॉडकास्ट के अंक में जो शख्सियत जुड़े हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। वीआईपी के प्रमुख सन ऑफ मल्लाह के नाम से बिहार की राजनीति में एक अच्छी खासी पहचान रखने वाले मुकेश सैनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस पॉडकास्ट के अंक। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। चूंकि बिहार में इस साल विधानसभा के चुनाव हैं और इस चुनाव में बेहद दिलचस्प तस्वीर नजर आने वाली है, तो सबसे पहले मुकेश जी, मेरा सवाल आपसे यही कि आपकी तरफ से इस बार इस विधानसभा चुनाव के लिए अपनी इच्छा कह लीजिए, अपनी महत्वाकांक्षा कह लीजिए, 60 सीटों के आंकड़े को रखा गया है। ये 60 सीटें आपको कितना विश्वास है कि मिल जाएंगी? नहीं, देखिए, विश्वास है और हमने राष्ट्रीय कार्यकारिणी का बैठक हमने मार्च में ही रखा था। उसमें पार्टी ने आने वाले समय में पार्टी का विजन लक्ष्य रखा कि हम यहाँ तक पहुँचना चाहते। बिहार में निषाद समुदाय जो है बड़ी आबादी है, हम अति पिछड़ा समुदाय से आते हैं और इसकी 37% आबादी वोट बैंक है और उसमें से निषाद समाज 12-13% है। और पिछले बार हम 5 साल में 3 बार उपचुनाव हमने लड़ा, जहाँ पे भी अकेले लड़ा, किसी पार्टी के समर्थन पे नहीं लड़ा, अकेले अपने दम पर हमने अपना मसल पावर दिखाया कि हम क्या कर सकते हैं। तो हम जीत नहीं सकते तो कुछ पार्टी को हरा सकते, ये हमारे पास क्षमता रहा। वो भी 1-2 वोट नहीं, कहीं पे 30,000, कहीं पे 25,000, कहीं पे 10,000। अगर ये वोट का अगर एवरेज मान लीजिएगा तो 14% वोट होता है और इस 3 जगह में 2 जगह एनडीए को हारना पड़ा। तो ये हमारी ताकत है और हम राज्य में जिस हिसाब से बिहार में कोई भी सरकार बनाना है तो 40 से 42% आपको वोट चाहिए और 42% में अगर 14% वोट अगर हम आपको दे रहे हैं तो उस हिसाब से आपको उस हिसाब से हमें हिस्सेदारी भी मिलना चाहिए। तो वो सब लक्ष्य रख के हमने 60 सीट का निर्णय लिया कि वीआईपी पार्टी आने वाले समय में 60 सीट लड़ेंगे। पूरे बिहार में फिशरमैन कम्युनिटी का बड़ा संख्या है, अति पिछड़ा को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में टिकट देना है, दलित समाज को, एससी समाज को टिकट देना है, जिसमें से हमने पार्टी में पहली बार कोई क्षेत्रीय पार्टी के अंदर में आरक्षण कोटा बनाया है। वो वीआईपी पार्टी है जो 50% सीट जो है अति पिछड़ा और एससी को हम लोग चुनाव लड़ाएंगे और बाकी में हम अन्य लोगों को लड़ाएंगे। जैसे अगर देखा जाए तो पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी कहते हैं हम सबका साथ सबका विकास, लेकिन वो जब टिकट देने का समय आता है तो उन्होंने 37% आबादी को सिर्फ मात्र 9% टिकट उन्होंने दिया। उसी जगह पे जनरल समाज से जो लोग आते हैं उनको 15% आबादी को 50% टिकट दिए। 110 सीट वो भाजपा लड़ा, उसमें से 50% 55 सीट है ना जनरल समाज को उन्होंने टिकट दिया। तो हमारे पार्टी में पॉलिसी है जिनकी जितनी संख्या होगा उतने उनको हिस्सेदारी देंगे, किसी को कम नहीं देंगे और किसी को ज़्यादा नहीं देंगे। ये पॉलिसी के तहत है। तो 60 सीट का हमने लक्ष्य रखा है और भी कई ऐसे स्कीम है जो हमारी सरकार बनने के बाद उस पर हम लोग काम करेंगे। तो ये है, और सरकार बनने पर वीआईपी पार्टी का डिप्टी चीफ मिनिस्टर हो और 60 सीट पर लड़े, तो इस पर हमारे गठबंधन में कोई संशय नहीं है और सब सेटल है। रहा कि सीट में तो 2-4-5 सीट कम ज़्यादा होगा तो हम लोग एडजस्ट कर लेंगे। इसी सवाल पर आने वाली थी मुकेश जी कि अगर 60 सीट नहीं तो फिर चूंकि राजनीति में आपने भी इतना कैलकुलेशन देखा और समझा होगा कि एक दूसरी स्ट्रेटेजी कि दूसरी जो रणनीति होती है वो लेकर चला जाता है, तो कॉम्प्रोमाइज़ वाली सिचुएशन कहाँ तक आ सकती है? नहीं, हमने तो कहा ना कि अभी हम लोग जो है राजनीति भले कर रहे हैं लेकिन अभी विचार के साथ कर रहे हैं। सिर्फ सत्ता में आना ही मकसद नहीं है। हम सत्ता में थे, अगर सत्ता को अगर हमने ठुकराया, हम अपनी पार्टी को तोड़वा लिए तो हम अपने विचार से समझौता हमने नहीं किया। हमारा लक्ष्य था कि निषाद समाज को आरक्षण दिलाना है और ये सिर्फ मोदी सरकार ही दे सकते, तो इनसे हमने लड़ाई लड़ा और जिसके कारण हमारे पार्टी को तो टूटा और हमारे सत्ता से मंत्रिमंडल से हम बाहर निकले। तो सिर्फ हम अपने वजूद को रखने के लिए ही ऐसा हुआ। ईबीसी में तो आप हैं, हाँ, आरक्षण तो उस लिहाज से आपको मिला है। एससी में आने के पीछे का मकसद क्या है? मतलब कोई चाहत होगी, कोई सोच होगी कि इस स्ट्रेटेजी से मुझे एससी में शामिल हो जाना है? देखिए, आज़ादी के बाद देश में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने देश में कुछ लोग जो नीचे दबे रह गए उनको आरक्षण के तहत बाहर लाने का कोशिश किया गया।
उस समय में क्या हुआ कि बंगाल में निषाद समाज को आरक्षण मिला एससी का, दिल्ली में भी आप जहां हम बैठे हैं वहां पे आरक्षण मिला है एससी का, और कुछ राज्य में भी मिला है, लेकिन कुछ राज्य में उस समय में जल्दीबाजी के कारण क्या है कि एससी के सूची में नहीं डाल पाए। तो मेरा मानना है कि जब देश एक है, संविधान एक है, तो फिर हमारे साथ भेदभाव क्यों हो रहा है। तो मेरा है कि निषाद समाज को एससी के कैटेगरी में रखा जाए ताकि इनको विशेष लाभ, कोई भी अनुदान की बात होगा तो 90% तक अनुदान दिया जाएगा। तो इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं और मेरा जन्म ही इसी के लिए हुआ। सवाल ये है कि बार बार एनडीए की तरफ से भी कहा जाता है और अभी हाल के दिनों में सीधे तौर पर हम के जो अध्यक्ष हैं संतोष सुमन जी, उनकी तरफ से भी कहा गया कि भाई आपके समाज के हित के बारे में जो सोच सकता है तो वो एनडीए चल सकती है, मोदी जी उसे पूरा कर सकते हैं, तो फिर आपको किसके साथ होना चाहिए ये तय करना अब आपको है। अभी सुमन जी ने जो कहा, देखिए वो ऐसा मानते होंगे, लेकिन मैं तो मान रहा हूँ कि ऐसा नहीं है सच्चाई। अगर ऐसा होता तो रिजर्वेशन कर देते। मुकेश सहनी को पार्टी गठबंधन में रहकर पार्टी से बाहर, सरकार से बाहर करने का कोई ज़रूरी नहीं था। हमारे विधायक लेने की कोई ज़रूरी नहीं था। अगर निषाद का बेटा अगर तरक्की चाहते हैं एनडीए, तो ऐसा करने की क्या जरूरत था। हमने तो कोई उनसे, मोदी जी से या अमित शाह जी से उनका पर्सनल संपत्ति तो हमने मांगा नहीं, और मेरा ना कोई पर्सनल मेरी लड़ाई है उनसे। हमेशा मैं रिस्पेक्ट के साथ प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी को मैं देखता हूं। तो अगर उनके पास पावर है, वो नहीं कर रहे हैं, तो मैं तो मान रहा हूं कि नहीं कर रहे हैं। 11 साल हो गया सरकार में, और 2014 में भी हमने मोदी जी को मदद किया, 2015 में भी मोदी जी को मदद किया, 19 में सिर्फ ये विचार को लेकर हम दूर रहे, 20 में भी उनकी आवश्यकता पड़ा तो मैं उनके लिए आके काम किया, और मेरे वजह से ही सरकार बना। अगर मैं नहीं आता 2020 में तो बिहार में एनडीए का सरकार नहीं बनता, और मेरे वजह से सरकार बना। हमने बिहार में मुख्यमंत्री बनाया। हम अगर समर्थन नहीं देते तो मुख्यमंत्री नहीं बनता। एनडीए की पूरी सरकार बना। हमने कोई डिमांड नहीं किया, सिर्फ हमारा यही डिमांड था कि निषाद समाज को जो आपने 2014 में 15 में जो वादा किया वो पूरा कीजिए। तो नहीं किए, तो आज तो मैं मान रहा हूँ कि वो नहीं कर रहे हैं। तो अभी हमें तो दूसरा ही विकल्प ढूंढना पड़ेगा। आपने ये कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मेरी इच्छाएं हैं, मेरी अपेक्षाएं भी हैं, और अगर ये पूरी हो जाती हैं तो फिर इससे बेहतर तो कोई और काम हो नहीं सकता है। निश्चित तौर पे आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, और अगर किसी समाज को, किसी को अगर कुछ पॉलिसी पे अगर काम करना है भारत सरकार में, तो मोदी जी ही डिसीजन ले सकते हैं। तो आज भी हम तो उम्मीद तो कर ही सकते हैं, क्योंकि मोदी जी ने स्वयं कहा कि हम काम करेंगे। गृह मंत्री जी ने स्वयं बोले कि हम आने वाले समय में काम करेंगे। भले वो नहीं कर रहे, तो हम तो अपना जो काम है, वो कर्तव्य वो हम करेंगे, और हम ये भी उम्मीद रखेंगे कि वो शायद वो कर दे समय रहते हुए। तो अगर कर देते तो अच्छी बात है। अगर ये चीज़ें स्वीकार कर ली जाती हैं, ऐसा हो जाता है, तब क्या मुकेश सहनी महागठबंधन को छोड़ एनडीए का हिस्सा हो सकता है? नहीं, देखिए सवाल है कि देश के प्रधानमंत्री जी को सिर्फ मेरे वोट के लिए उनको काम नहीं करना चाहिए। उनको एज ए देश के हर एक नागरिक का दुख दर्द जो है ना दूर करने के लिए काम करना चाहिए। और ऑफकोर्स अगर प्रधानमंत्री जी अगर ये काम कर देते तो मुझे लगता है कि देश के जितने भी मछुआरा है, खास करके बिहार के मछुआरा है, वो मोदी जी को स्वागत करेंगे। मुकेश सहनी जाए या ना जाए, हमारे समाज के सारे लोग उनके पास चले जाएंगे। ठीक है, रहा कि अगर हमने कई मंच से हमने कहा कि अगर ऐसा उपकार अगर निषाद समाज पे करते हैं, हालांकि ये उपकार नहीं है, लेकिन मैं मानूंगा कि उपकार होगा, क्योंकि जो किसी ने नहीं किया 77 साल में वो मोदी जी किए हैं, तो मैं मानूंगा कि उपकार है। और अगर कर देते हैं तो हमसे अगर प्राण भी मांगेंगे तो हम दे देंगे। गठबंधन करना या इनके साथ आना ये बहुत छोटा सा बात है। अगर उनको हमारी प्राण चाहिए तो भी हम देने के लिए तैयार हैं। आपको नहीं लगता कि एससी एसटी की बात हो, पिछड़ा समाज की बात हो, महादलितों की बात हो, पिछड़ों की बात हो, उनके लिए बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बात करें या फिर केंद्र में मोदी जी की बात करें, इनसे ज़्यादा किसी ने काम नहीं किया। जितने लिए उनके लिए योजनाएं चलाई गई हों, उनके लिए आवासीय सुविधा दी गई हो, रोजगार से उन्हें जुड़ा गया, तो आपकी स्वाभाविक पसंद कौन होनी चाहिए? निषाद समाज के आंदोलन के लिए मैं बिहार आया, उनसे लड़ाई, उनके लिए अधिकार की लड़ाई लड़ते लड़ते एक परिस्थिति बना कि हमने पार्टी बना लिया, और ये सोच के कि जो काम दूसरे को कह रहे हैं करने के लिए वो काम हम भी कर सकते हैं। सिर्फ उस जगह पहुंचने की आवश्यकता है, और उस जगह पहुंचने के लिए वोट की आवश्यकता है। अब वोट मेरे पास है तो हमारे पास एक पार्टी होना चाहिए, और उस जगह पर हम पहुंचेंगे। सभी जाति, सभी धर्म, सभी वर्ग के लिए आज मैं काम कर रहा हूँ। मैं पिछली बार जब मंत्री बना तो मैं ऐसा नहीं कि किसी एक जाति के लिए काम किया, मैंने सरकार में रहकर संविधान का शपथ लिया था। मैंने सभी जाति, सभी वर्ग के लिए काम किया, और आगे भी हमको मौका मिलेगा तो सभी जाति, सभी धर्म, सभी वर्ग के लिए काम करेंगे। आपने 60 सीटों की बात कही थी, तो 60 सीट आप दावा कर रहे हैं कि भाई हमें मिल जाना चाहिए। आपके अगर महागठबंधन के सहयोगियों की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से भी 60 से 70 सीट, अब लेफ्ट बच गए,
उनकी तरफ से भी सीटों की संख्या, तो आपको लगता है कि ये जितनी सीटों की दावेदारी इस वक्त की जा रही है उतनी उतनी मन माफिक सीटें दे पाना संभव है? नहीं, सही बात आपने कहा, ये संभव नहीं है। और कोई दल अगर ज़्यादा से ज़्यादा सीट मांगने तो कोई गुनाह नहीं कर रहे। सब दल का एक इच्छा होना चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सीट पर लड़े। कहीं सोच नहीं कि 60 मांगेंगे चाहे तो चाहे घसक नहीं, के चाहे 20 भी मिल जाए, 30 भी मिल जाए। चाहे कांग्रेस है या आरजेडी हो या लेफ्ट हो या वीआईपी हो, सबको मांग तो अपने अनुकूल अच्छा ज़्यादा से ज़्यादा मांग रखना चाहिए। तो हमारे गठबंधन में सीट का कोई लड़ाई नहीं होगा और हमारे गठबंधन में सभी दल को पता है कि किसके पास कितना पूंजी है। हमारे दल गठबंधन के कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी है। बस उससे यही आग्रह रहेगा कि आप ईमानदारी से सभी पार्टी को जिनके पास जितना पूंजी है उस आधार पे सीट वितरण करेंगे। मैं भी रेडी हूँ उस आधार पे सीट लेने के लिए। और मुझे लगता है कि कांग्रेस हो या लेफ्ट हो या आरजेडी हो, सब अपने वोट के ताकत पर सीट का वितरण करेंगे तो हमारे पास लगता है कि हमारे पास सीट एक्स्ट्रा बच जाएगा और दूसरे लोगों को भी हम लोग एडजस्टमेंट तो करेंगे। मुकेश सहनी जी दबाव वाली राजनीति तो नहीं खेल रहे हैं? नहीं, दबाव कहाँ। मेरे पास हमने अब 3 चुनाव में लड़के हमने 14% वोट ला के हमने दिखाया है। अभी ये इससे पहले कांग्रेस पार्टी भी 3 सीट पे चुनाव लड़े हैं। अब 3 सीट का अगर आंकड़ा ले लीजिए तो जहां हम 30,000 वोट लाए, वहाँ 1300 वोट आया है। ठीक है, तो ये तो क्लियर हो जाता ना भाई किनको क्या वोट कौन दे रहे हैं। जैसे वीआईपी पार्टी भी पिछले 5 साल में 3 जगह ऐसा हुआ कि हम अकेले लड़े हैं तो हमने साबित किया कि मेरे पास कितना वोट है। आज बिहार में परसेप्शन बदल गया कि नहीं, वीआईपी पार्टी के साथ जिनका गठबंधन रहेगा, जहां पे वीआईपी पार्टी होगा वहां पे निषाद समाज का वोट जाएगा। 60 सीट की बात आप कह रहे हैं मुकेश जी, तो तैयारी भी आपने 60 सीटों की होगी, जी। सिलेक्शन भी किया होगा कि वो सीटें कौन कौन सी हो सकती हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव तो बार बार कहते रहे हैं कि भाई परफॉर्मेंस मैटर। बिहार में 243 सीट पर काम हम लोग कर लिए हैं और भी जारी है, जिसमें से 60 सीट जहां लड़ना है उसकी सूची हमारे गठबंधन के सहयोगी दल के पास भी जा चुका है। अभी उस पर 1 to 1 हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि कहां पे अति पिछड़ा को लड़ाना है, कहां पे एससी को लड़ाना है, कहां पे किस जाति को लड़ाना है। तो इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। फिर किस दल से लड़ना है उस पर भी मोटा मोटी 70% हमारा सब हो चुका है। 30% बचा है, तो 30% भी मुझे लगता है कि बहुत जल्दी 5 तारीख तक हमको लगता है कि सारा चीज़ हो जाएगा। मुझे लगता है 1 to 1 आप देखे होंगे कि बिहार में पिछले 2-3 महीनों में एनडीए से ज़्यादा बैठक हमारे महागठबंधन में हुआ है। लेकिन उनका तो तर्क ये है कि भाई हमारे यहाँ सब कुछ शॉर्ट आउट है, हमारे यहाँ सब कुछ पहले से तय है। अब इसमें जहाँ पर मेरी पेच शुभकामना है उनको, जहाँ पेच होगी वहाँ पर सुलझाने के लिए मीटिंग ज्यादा करनी होगी, मेरी वक्त ज्यादा शुभकामना है देना उनके होगा। इधर सब सही है तो मैदान में आए और देश के जनता के पर भरोसा करें। देश के जनता का जनमत जो है ना, बाबा साहब जो ताकत दिया है वोट का अधिकार, उसको चोरी ना करे। जिस हिसाब से बिहार में चोरी करने का साजिश रचा जा रहा है ये ना करे। ये चुनाव के बाद भी कर सकते हैं, लोकसभा इलेक्शन के बाद भी करना चाहिए। तो खैर वो सब जो भी करेंगे, बिहार में कुछ नहीं होना है। अभी वहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे चिराग भाई को अंदर आत्मा का आवाज़ भी निकल रहा है, क्या अनकम्फर्टेबल है वहाँ पे ऐसे सरकार को समर्थन दे रहे हैं, जबकि उस सरकार में एक भी विधायक नहीं है, लेकिन उनका कहना है कि हम उस सरकार को समर्थन दे रहे हैं। तो ठीक है, और वो बोल रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर पे, तो ये तो मैं मानता हूं कि चिराग जी स्वर्गीय पासवान जी के सुपुत्र हैं, जिसको हम लोग अपना नेता मानते हैं। और उनके सुपुत्र अगर इस तरीके से सोच रखते हैं तो अच्छी बात है कि ऐसी सरकार के बारे में उनको सोचना चाहिए। हनुमान बनने से काम नहीं होगा, अपने समाज का हनुमान बनिए, किसी व्यक्ति विशेष का हनुमान बनने से काम नहीं होगा। सीटों की संख्या भी ऑलमोस्ट तय हो चुकी है, आपने सूची भी दे दी है तेजस्वी यादव को, सब कुछ तय है, शॉर्ट आउट है। तो फिर वो मुद्दे कौन से होंगे? कि हम लोगों का एजेंडा पे नीतीश जी काम कर रहे हैं, यानी कि 200 यूनिट बिजली हमने डिसीजन लिया कि देना है तो 125 उन्होंने किया। पेंशन हमने डिसीजन लिया है 400 से 1100 नीतीश जी ने किया है। तो ये बात मान लीजिए कि हमारे विजन पे काम कर रहे हैं, उनका अपना कोई विजन नहीं है। और अपना विजन होता तो पहले कर दिए होते। आज 20 साल से सरकार में नीतीश कुमार जी हैं, अगर उनका विजन होता तो 400 से 1100 पहले करते, 1100 भी 600 करते, 800 करते, 1100 करते, 1500 करते। अभी भी हमारे विजन के अनुकूल काम नहीं किए। हमारी सरकार बनने के बाद हम 1100 नहीं 1500 करेंगे, 400 और बढ़ाएंगे। बिजली जो उन्होंने किया है 125 यूनिट, हम 200 यूनिट करेंगे, यानी कि 75 यूनिट और हम बढ़ाएंगे। तो ये बात मान लीजिए कि अभी हमारे ही एजेंडा पे काम कर रहे। 20 साल से सरकार में रह रहे और लॉ एंड ऑर्डर आज भी आपके अनकंट्रोल है, तो इसका जवाब तो जनता को आपको देना है ना कि 20 साल में फिर आपने क्या किया है। रहा कि बिहार में जनता ने मन बना लिया है, इस बार हम लोगों के एजेंडा को वो अडॉप्ट कर रहे हैं। और देखिए नीतीश जी जब भी स्वस्थ रहे तो हम लोगों के बीच में फैक्टर रहा। ये हिंदुस्तान का हर एक नागरिक अगर राजनीति को समझने वाले होंगे तो बिहार में नीतीश कुमार पिछले 20 साल से एक फैक्टर रहे हैं।
और बिहार में सरकार उन्होंने बनाया है। 2010 में वो अपने दम पर सरकार बनाए हैं और उसके बाद जो है ना वो परिस्थिति में सीएम बनते रहे। लेकिन आज के समय में हमारे लिए कोई फैक्टर नहीं है, इसलिए क्योंकि नीतीश जी अस्वस्थ हो चुके हैं। नीतीश जी आज की तारीख में सरकार नहीं चला रहे हैं। वहाँ पे ब्यूरोक्रेट जो है ना हावी है, ब्यूरोक्रेट हावी है, आईएएस आईपीएस हावी है, पदाधिकारी। एक आप कहीं पे जाइए, सीईओ बगैर पैसा लिए काम नहीं करेंगे। आज देख रहे हैं किस तरीके से वहाँ के किसान को हत्यारा बताया जा रहा है। तो ये सारे चीज़ें अनकंट्रोल होने के कारण ही ऐसा हो रहा है। अगर सीएम नीतीश कुमार जी स्वस्थ होते ना तो लॉ एंड ऑर्डर में इतना समस्या नहीं होता। आपको लगता है कि एक अस्वस्थ मुख्यमंत्री जनता के बीच इतनी बार जा रहे हैं, योजनाओं को लेकर ग्राउंड पर खुद रिपोर्ट देख रहे हैं, उसकी समीक्षा कर रहे हैं, उसे लेकर के उनकी तरफ से निर्देश दिए जा रहे हैं, ये संभव है? आप पिछले 2 साल में कितना बार इंटरव्यू पर्सनल लेवल पे दिए हैं, कितना जगह जाके कितना भाषण दिए हैं। देखिए उस उम्र में हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है, ये कोई गलत नहीं है। अगर वो अस्वस्थ नहीं होते ना तो लॉ एंड ऑर्डर का समस्या नहीं होता, बिहार में वो फैक्टर रहते। लेकिन आज अस्वस्थ हो गए तो हम लोग यही कामना करते हैं उनके परिवार से कि उनको सही से उपचार कराए। नीतीश जी हमारे साथ सामाजिक न्याय, सभी जाति, सभी धर्म, सभी वर्ग के लिए उन्होंने काम किया। अभी ऐसे वर्ग इस बात को आप मानते हैं हम कि भाई हम जो लोग बिहार आज जहां पहुंचा है उसे वहां तक लाने में सिर्फ और सिर्फ अगर कोई शख्स है तो वो नीतीश कुमार है। देखिए, तो नीतीश जी जो भी किए हैं हम उसको अभिभावक मानते हैं और सही है, लेकिन बहुत अच्छा नहीं किए। अगर देखा जाए तो अगर 2005 में बिहार का रैंक आप निकाल लीजिए, आय व्यक्ति इनकम निकाल लीजिए और पूरे भारत का निकाल लीजिए, और उसके अनुकूल अगर देखिएगा जो लोग हमसे बहुत पीछे थे वो बहुत आगे निकल गए और हम बहुत ज़्यादा आगे नहीं जा पाए। तो मतलब इससे स्पष्ट होता है कि हम आगे आए लेकिन हम बहुत आगे नहीं आए। तो हमें बहुत आगे आने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर हमारे रेस में उड़ीसा भी थे, उड़ीसा हमसे पीछे थे और उड़ीसा आगे निकल गए, तो मतलब जो कमान गाड़ी चला रहा था वो कहीं ना कहीं स्लो से चलाए, फास्ट नहीं चलाए। तो लेकिन ठीक है, चला के यहाँ तक लाएं, गाड़ी कहीं ठोके नहीं, इसके लिए धन्यवाद है, ठीक है। लेकिन ये बात सही है ना कि हमको और आगे जाना चाहिए था। तो खैर जो हुआ वो अच्छा हुआ, आगे हमको इससे बेहतर करना है। और ये उनकी विरासत को, मुकेश सहनी हो, तेजस्वी यादव जी हो या चिराग पासवान जी हो, यही लोग आगे लेके जा सकते हैं। ये इनकी विरासत बीजेपी आगे नहीं लेके जा सकते हैं, क्योंकि बिहार के जो क्षेत्रीय पार्टी है, क्षेत्रीय लोग हैं, वही बिहार के लिए बेहतर सोच सकते हैं। जैसे नीतीश जी, लालू जी सोचे हैं, वही बेहतर सोच सकते हैं। कोई गुजरात का डिसीजन बिहार पे थोपा नहीं जाए। अगर गुजरात का डिसीजन बिहार पे थोपा जाता तो बहुत बेहतर हो सकता था, लेकिन नहीं हुआ। अब 11 साल से है ना देश में प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, लेकिन बिहार को क्या मिल रहा है हमको? आज बताइए ना, खेल के माध्यम में गुजरात को 3200 करोड़ रुपया मिलता तो वही बिहार को सिर्फ 350 करोड़ रुपया मिलता है। जबकि हमारे बिहार के युवा 37 मेडल लाएं, गुजरात में सिर्फ 17 मेडल लाएं, जिसमें से 37 में से 6 गोल्ड मेडल बिहार में लाएं। तो हमारे बिहार के युवा, जबकि बिहार का और गुजरात का आबादी देखेंगे तो गुजरात से डबल बिहार की आबादी है। तो उसके बाद हमको ग्रांट जो पैसा भारत सरकार से सहयोग होना चाहिए वो 7-8 हज़ार करोड़ होना चाहिए। लेकिन हमको क्या मिला है? हमको सिर्फ 350 करोड़ मिला है। जब तुलना होगी मुकेश जी तो तब और अब में होगी कि पहले क्या मिल रहा था जब यूपीए का सरकार हुआ करता था। पहले यूपीए के सरकार कितना उनके पास संसाधन मुहैया होता था देश से, कोई अपने जेब से नहीं दे रहा है। सब भारत सरकार आपसे, सबसे कॉर्पोरेट हर जगह से टैक्स के पैसे को ही और सरकार के पास आता और सरकार उसी का बजट बनाते। तो आपको ये तुलना करना पड़ेगा कि 2000 में या 2005 में या 2010 में सरकार के पास टैक्स के तौर पर पैसा कितना आता था, उसमें से कितना परसेंटेज बिहार को मिलता था, और आज कितना पैसा मिल रहा है। आज पैसा कितना भारत सरकार के पास आ रहा है, उस पैसे में से बिहार को क्या मिल रहा है, ये तुलना करना पड़ेगा। लेकिन पहले इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी थी, पहले कनेक्टिविटी की कमी थी, तो उन चीज़ों में आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। आपने भी देखा हो, अगर पटना से सिवान तक की अगर दूरी तय करनी हो तो 6-6 घंटे, 7-7 घंटे लग जाया करते थे। आज वो दूरी कम हो गई। रास्ते आपने भी देखे हैं, वहाँ पर गाड़ियाँ फर्राटा भर के दौड़ती हैं। एक चीज़ पे आप काम नहीं कर सकते। मान लीजिए आपके अच्छे घर में रख दे और खाना ना दे, तो वो घर आपका किस काम का? आपको थोड़ा अच्छा घर ना भी रहे लेकिन खाना मिले तो वो आपके ज़िंदगी के लिए, फिर कपड़ा भी चाहिए, तो हर चीज़ चाहिए। ये बात सही है कि रोड सड़क पे काम हुआ है, ठीक है, लेकिन ये बात सही है कि हमारे पास जो बिहार से जो लोग हैं, बड़ी आबादी है, उसको बिहार में रोजगार नहीं मिला। इस पर 0 लेवल पे काम हुआ।
कोई इन्वेस्टमेंट बिहार में नहीं है, जबकि 11 साल से डबल इंजन की सरकार है। 20 साल से बिहार में नीतीश कुमार जी है। बताइए ना हमको कितना फैक्ट्री लगा है। आप भी तो कुछ वक्त तक एनडीए का हिस्सा रहे थे। 17 महीना तो आपने तब उस समय आपका ये विजन नहीं रहा, आपने मैंने उस किया, दिशा में काम करने मैं के काम लिए कर रहा सरकार को बाध्य था, मैं नहीं काम किया? कर रहा था। यही उनको तकलीफ हुआ कि एक अति पिछड़ा का बेटा जो कल तक मेरे दबाव में था, मेरे अंदर में था, जो सिर्फ वोट देता था, आज देखो बम्बई से आके अपने लोगों को जागरूक करके 4 विधायक बना लिया, सरकार में अपनी मनमर्जी से काम कर रहा है, अपनी पॉलिसी रखता है, वहाँ पे किसी का सुन नहीं रहा है, उस रास्ते पे काम कर। अगर इसी तरीके से काम करते रहेगा तो कल मुख्यमंत्री बन जाएगा। तो इसको रोको, नहीं रोकोगे तो ये मुख्यमंत्री बन जाएगा। मुकेश सैनी की इच्छा मुख्यमंत्री बनने तक की भी है, क्योंकि डिप्टी सीएम तक तो आपने डिमांड कर ही दिया है। देखिए, मेरी इच्छा समाज के लिए, हर वर्ग के लिए काम करने का है, अच्छा काम करने का है। अभी हमने अपने लिए मुख्यमंत्री का हमने दायरा सेट नहीं किया है, क्योंकि मेरे इधर ऑलरेडी कैंडिडेट ऑलरेडी है, तेजस्वी प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री हैं, और सरकार में रहकर मेरा छोटा भाई है तेजस्वी, और वो मुख्यमंत्री रहेंगे तो मतलब मान लीजिए हम भी हैं, तो उनके साथ मुझे याद आता है मुकेश जी, मुझे याद आता है कि एक वक्त में सम्राट चौधरी की मैं बात करूं तो आप कहते रहे कि हम बड़े भाई हैं। आपके साथ ऐसा क्यों जुड़ जाता है, या ऐसा क्यों कहा जाता है कि मुकेश सैनी कभी भी किसी भी पाले में जा सकते हैं? ये आपका लचीलापन है या फिर अवसरवादिता? नहीं, देखिए, एक तो सम्राट चौधरी और तेजस्वी जी को एक बराबर नहीं कीजिए। तेजस्वी यादव जी जो है वो लीडर है, और सम्राट चौधरी जी जो है वो एक पार्टी का नेता है, यानी कि लीडर। ठीक। और लीडर जो होता है वही डिसीजन लेता है कि क्या करना है, तो वो अपने पार्टी का सर्वो है। और यहाँ पे सम्राट चौधरी के पास ऐसा है कि अमित शाह डिसीजन लेना है कि सम्राट चौधरी को आगे क्या, किस पोजीशन पे रखना है। 2025 में किंग मेकर का सपना है या किंग? देखिए, किंग मेकर बन गए तो भी किंग हो गए, और किंग हो गए तो किंग मेकर हैं। तो मतलब यहाँ हमारे सहयोग से सरकार बनना है, महागठबंधन के सभी घटक दल मिलकर हम लोग को सरकार बनाना, और अपने लिए, अपने बिहार के लिए बनाना है। बिहार के हर जाति धर्म के लोगों को एक साथ लेके चलना है, और जो विजन अपनी ज़िंदगी में मैंने जो तरक्की पाया है, वैसा ही बिहार में कैसे बिहार की तरक्की हो, उसके लिए हम लोग को काम करना है। और हमारे पास अभी 44 का हुआ हूँ। अभी नीतीश जी के जैसे अगर इतना समय तक अगर बैटिंग करूँ तो मेरे पास 30 साल है, तो मैं चाहूँगा कि 30 साल ऐसा काम करूँ कि लोग हमको कभी भी क्लीन बोल्ड ना करें। और निश्चित तौर पे अगर 5 साल में अगर अच्छे काम अगर हम लोग नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पे क्लीन बोल्ड कर देंगे। तो इसलिए हमको ऐसा काम करना है कि जनता हम लोगों को एक्सेप्ट रखे। 2 हाथ है ऊपर वाला ने दिया है, पैर दिया है, हमको मेहनत करके देश को आगे लेके जाना, परिवार को चलाना है, ना ही कि भीख मांग के खाना है। हमें भिखारी नहीं बनना है। हमारे बच्चे के पढ़ने के लिए अच्छे हॉस्पिटल की व्यवस्था, स्कूल की व्यवस्था कीजिए। हमारे बच्चे जब बीमार पड़े उसके लिए हॉस्पिटल की व्यवस्था कीजिए। हमको 5 किलो चावल नहीं चाहिए, हमारे बच्चे पढ़ लिख लेंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना को आप व्यर्थ मानते हैं कि नहीं, इसका कोई मतलब नहीं है? देखिए, ये पॉलिसी प्रधानमंत्री आवास ये पहली बार नहीं है, ये कांग्रेस के समय से ही चलते आ रहा है। ये गरीब लोगों के लिए जमीन और घर देना ये सरकार का काम है, और दे रहे कोई मेहरबानी नहीं करे। लेकिन ये जो मैं मान रहा हूँ कि सिर्फ रिलीफ देकर, रिलीफ भी मिलता था पहले, आपदा जब होगा, बाढ़ आ गया, बारिश आ गया, भूकंप हो गया, तो भारत सरकार का खजाना खोल दो, क्योंकि हमारे देश के गरीब लोगों को न्याय दो, उनको तकलीफ से बाहर निकालो। तो इसके लिए ये भारत सरकार का खजाना है। हर महीना सिर्फ ये देना, बताना कि तुम गरीब हो, लाचार हो, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, हमारे ही राशन से तुम्हारा पेट भरा जाएगा, ये नहीं करना है। इसके लिए फैक्ट्री खुलवाना है भाई। ठीक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बिहार में नीतीश कुमार, लालू जी, तेजस्वी यादव, चिराग पासवान, आपकी प्रायोरिटी 1 2 4? बेहतर तो लालू जी को कहेंगे। मुकेश जी को एनडीए इसीलिए पसंद नहीं क्योंकि उनके विधायकों को तोड़ दिया गया, उन्हें अपने साथ ले गए, उन्हें कई कारण है, ये भी एक कारण है, और ये भी है कि कोई गरीब का बेटा संघर्ष करके अगर खड़ा हो तो उसको क्या आप खत्म करना चाहेंगे? यही आपकी पॉलिसी है। ये इसको लेकर आज मैं मंत्री रहता तो मेरे लोगों को समस्या होता, हॉस्पिटल में, स्कूल में, हर जगह का समस्या होता था, वहाँ पे हम मंत्री रह के काम कर सकते थे, अच्छे पॉलिसी से काम करते। बताए मेरे जैसा उनके विभाग में एनडीए में कौन मंत्री है जो मेरे जैसे संघर्ष करके अकेले अपने दम पर इस मुकाम तक हासिल किया होगा? एक नाम बता दीजिए जो नीतीश जी के मंत्रिमंडल इतना हो है। बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो वीआईपी के प्रमुख मुकेश सैनी हमारे साथ थे इस पॉडकास्ट के अंक में, और उन्होंने बड़ी बेबाकी से अपने दिल की भी बात कही। फुर्सत के पलों में वो क्या करते हैं, राजनीति के तनाव से दूर रहने के लिए उनका मंत्र क्या है, और साथ ही साथ किस तरीके से 2025 में राजनीति को वो आंक रहे हैं, उनकी भविष्यवाणी क्या है, वो भी आज उन्होंने अपने दर्शकों के सामने रखा है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद।
हम जीत नहीं सकते तो कुछ पार्टी को हरा सकते, ये हमारे पास क्षमता रहा। अगर मैं नहीं आता 2020 में तो बिहार में एनडीए का सरकार नहीं बनती। जो किसी ने नहीं किया तो 77 साल में वो मोदी जी किए हैं। और इसमें भी कोई तेजस्वी जी से बड़ा चेहरा महागठबंधन में नहीं।